हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई ऐसी जगह हो जहां कुछ नहीं में बदल गया हो। साइंटिस्ट्स अब हमारे ब्रह्मांड के दूर दराज के इलाकों में खोजबीन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे स्पेस की शेप पता लगाना चाहते हैं। अब उन्हें कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिलने लगे हैं जिनसे पता लगता है कि एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड न सिर्फ खत्म होता है बल्कि उसके पार भी कुछ छिपा बैठा है, शायद एक बिल्कुल अनजान एलियन। अक्सर हमारे सामने एक बिल्कुल नया आइडिया आता है और वो हमारे अपने वजूद के बारे में ही हमारी सोच बदल देता है। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने साबित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि ब्रह्मांड की सार जाने लगा कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से यहां नहीं था बल्कि वो एक जबरदस्त विस्फोट से पैदा हुआ था, बिग बैंग से। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। हम बड़े लंबे समय से यही मान रहे हैं कि ब्रह्मांड साइज में इन्फिनिट है, मगर अब कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानने लगे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड तो फाइनाइट है। कुछ तो यह भी मानते हैं कि उन्हें उसकी शेप मालूम है। अगर हमें सचमुच ब्रह्मांड का छोर मिल गया तो हमारे सामने एक बड़ा ही मुश्किल और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होगा कि आखिर उस छोर के पार क्या है। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं अक्सर एक दीवार के पास से गुजरता था। वो मेरी लंबाई से दुगनी ऊंची थी। मैं उसके पार नहीं देख सकता था, मगर मुझे उसके पार से आने वाली अजीब सी आवाज जरूर सुनाई देती थी। मेरा दिमाग यही सोचता था कि उसके पीछे क्या हो सकता है, कोई जंगली जीव, गुंडे बदमाश, या फिर कोई बड़ा ही डरावना दानव। मैं अपने कान दीवार से सटाकर अंदाजा लगाता कि वो आवाजें किसकी हो सकती हैं, मगर मुझे कभी पता नहीं लग पाया और मेरी हैरानी बरकरार रही। नील कॉनिश एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो खूबसूरत आसमान के देश मॉन्टेना में काम कर रहे हैं। वहां तो बस एक ही दीवार है, वो बाड़ जो उनके घोड़ों को बाहर भागने से रोकती है। नील उन थिंकर की लंबी लाइन में से एक हैं जो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का साइज निश्चित है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक फिलोसोफर किंग आर्काइटस ने। ग्रीक फिलोसोफर आर्काइटस ने इस बात की बहस छेड़ी थी कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ब्रह्मांड के छोर पर जाना है और मैं अपनी छड़ी को यहां रखता हूं तो ये ब्रह्मांड का छोर हो जाएगा, और अगर मैं अपनी छड़ी को यहां से यहां ले आता हूं तो ये ब्रह्मांड का नया छोर हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी छड़ी को यहां से यहां तक ले आता हूं तो ब्रह्मांड का छोर ये हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मांड इन्फिनिट है। आर्काइटस का वो मेंटल गेम करीब 2000 साल तक साइंटिफिक फिलॉसफी बना रहा। हमारा ब्रह्मांड शायद बहुत बड़ा है और वो शायद हमेशा से है, मगर अब उस फिलॉसफी को चुनौती दी जा रही है। एक इन्फिनिट ब्रह्मांड के साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी इन्फिनिट है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और तारे भी इसमें इन्फिनिट हैं। ऐसे में आसमान तो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और वो इतना चमकीला और चटक होगा कि हमारी आंखें चौंधिया जाएं। मगर रात के आसमान में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें यहाँ वहाँ तारे नजर आते हैं और उनके बीच घना अंधेरा होता है। इससे हमें एक बात पता लगती है, ये बताता है कि हम ऐसे इन्फिनिट ब्रह्मांड में नहीं रहते जो इन्फिनिटली पुराना है। हमारे इस अंधेरे आसमान से ही हमें ब्रह्मांड के बारे में यह रिवोल्यूशनरी आइडिया मिला कि यह हमेशा से यहां नहीं था। वो पल जब हम आज जो भी स्पेस या मैटर देखते हैं वो वजूद में आए और वो एक पॉइंट से फैले। मगर बिग बैंग ने ब्रह्मांड का छोर ढूंढने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। क्योंकि विशाल स्पेस में एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लाइट को वक्त लगता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर हमेशा से वक्त में पीछे ही देखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब टाइम ही खत्म हो जाता है।
जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तब वो हमें कई साल पहले के रूप में नजर आते हैं। करीब के तारे शायद कुछ साल पुराने रूप में हों। अगर हम गैलेक्सी में देखें तो हमें कई हजार साल पुराने तारे नजर आते हैं, और अगर हम और पीछे जाएं तो हमें कई 100 साल पुरानी गैलेक्सीज दिखती है, और उसके आगे कोई गैलेक्सी ही नहीं होती। 1300 करोड़ साल पहले तक तो हमने देख लिया है, मगर वो भी बिग बैंग के बाद का आफ्टरग्लो है। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, और वो उस वक्त की तस्वीर है जो दिखाती है कि बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था। उस वक्त ब्रह्मांड में गर्म गैसें भरी थी, गर्म प्लाज्मा भरा था, लाइट कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए हम उसके पार नहीं देख सकते थे, वैसे ही जैसे हम सूरज में नहीं देख सकते। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो बैरियर है जो हमारे विजन को रोक देता है। हो सकता है कि उसके पीछे ब्रह्मांड का एक छोर हो, या शायद ब्रह्मांड उससे भी आगे दूर तक गया, मगर हमारे टेलीस्कोप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न हो गए हों, हम वहां तक नहीं देख सकते। मगर ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक और तरीका भी हो सकता है। जियाना लेविन एक थियोरेटिशियन है जो कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की मदद से साइंस के कुछ बड़े ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रही है। ये बात शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे कि एस्ट्रॉइड्स जैसे एक खेल से भी हमें ब्रह्मांड के बारे में पता लग सकता है, मगर इस खेल का एक नियम है कि गेंद से ही एक दुनिया बनानी है, और ये बात समझ में भी आती है। इसमें अगर आप ऊपर से बाहर निकलते हैं तो नीचे से फिर से अंदर आ सकते हैं, या बाईं ओर से निकलते हैं तो दाईं ओर से अंदर घुस सकते हैं। इस नियम से वो स्पेस बनता है जिसमें हम खेल रहे हैं, एक फाइनाइट स्पेस। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम है। आज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमारा ब्रह्मांड फाइनाइट है तो उसके छोर भी आपस में जुड़े होंगे, और तब पूरा ब्रह्मांड भी एस्टेरॉइड्स के एक विशाल गेम जैसा होगा। पृथ्वी का भी कोई छोर नहीं है, मगर वो इनफाइनाइट भी नहीं है। अगर हम उस स्पेस को मोड़ दें तो ये कुछ ज्यादा ही नेचुरल लगेगा। मसलन अगर मैं इस मेन्यू को मोड़ दूं और इसके ऊपर भी एस्ट्रॉइड गेम के नियम लागू करूं तो क्या होगा? मैं ऊपर से निकल सकती हूं और नीचे से वापस अंदर जा सकती हूं। इस मेन्यू को लपेटने और इसके छोर को चिपकाने के बाद ठीक ऐसा ही होगा। अब मैं इस मेन्यू को और मोड़ती हूं और इस सख्त मेन्यू के दोनों किनारों को भी चिपका देती हूं। इस तरह से ये एक बैगल बन जाएगा, न्यूयॉर्क का क्लासिक बैगल। और बैगल को किनारों से सिर्फ एक सिलेंडर की तरह नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पलटकर उसके दूसरे छोरों को भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस बैगल की सतह बिल्कुल फाइनाइट है, मगर इस स्पेस में रहने वाला कोई जीव कभी इसके छोर तक नहीं आ सकता, इसलिए उसे ये बाउंडलेस और इनफिनिट लगता है। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं तो उसके बाहर नहीं जा सकते। हम अपने 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड के बाहर कोई और डायमेंशन देख ही नहीं सकते। उसे कर पाना बहुत मुश्किल है, मगर हम यहाँ भी एस्ट्रॉइड्स गेम के नियमों को लागू कर सकते हैं। फिर हम तीनों डायमेंशंस के 3 नियमों के साथ एक और नियम जोड़ सकते हैं। पीछे वाले हिस्से से बाहर निकलो, सामने वाले से अंदर जाओ। अगर हम एक कॉस्मिक एस्टेरॉइड क्यूब में रहते हैं तो उसके किनारों को पता लगाने का एक तरीका है। उसके लिए हमें किसी स्पेसशिप में एक से दूसरे किनारे पर नहीं जाना होगा, बल्कि एक जगह खड़े रहना होगा और लाइट को ब्रह्मांड के चारों ओर सिमटते देखना होगा। अगर मान लें कि ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है और आप इसके बीच में हाथ में एक लालटेन लेकर खड़े हैं, हमारे पीछे से निकलने वाली लाइट एक दीवार से टकराकर दूसरी तरफ से कमरे के अंदर आ जाएगी। ऐसे में आपको अपनी पीठ की परछाई सामने वाली दीवार पर नजर आएगी। अगर आप दाईं ओर देखेंगे तो लाइट बाईं ओर से आती नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे यह कमरा आईनों में बदल गया है। आप चाहे जिस दीवार पर देखेंगे आपको अपना ही अक्स नजर आएगा। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तब हमें आईनों वाला यह हॉल नहीं नजर आता, मगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि लाइट को इसका चक्कर लगाने में कई 100 करोड़ साल लग जाते हैं। स्पेस और टाइम का इतने बड़े पैमाने पर होने का मतलब है कि वहां दिखने वाले अक्स एक जैसे नहीं हो सकते। आप मान लीजिए कि ये बाड़ा हमारा ब्रह्मांड है। इस बाड़े के कई इन्फिनिट ब्रह्मांड हो सकते हैं और उससे हमें यही लगेगा कि हम एक और इन्फिनिट स्पेस में रह रहे हैं। लेकिन अगर ये बाड़ा यहां से 30 प्रकाश वर्ष दूर हो और मैं वहां देखूं तो खुद को वैसा नहीं देख सकता जैसे अभी देख रहा हूं। तब मैं खुद को एक 10 साल के बच्चे जैसा देखूंगा, क्योंकि मैं 30 साल पीछे देख रहा हूं। हमारी मिल्की वे करीब 1300 करोड़ साल की है। यह करीब करीब उसी वक्त से है जब से ब्रह्मांड है।
तो क्या हमारी मिल्की वे की एक डिस्टेंट इमेज भी रात के आसमान में कहीं छिपी है और वो ऐसी दिख रही है जैसे 500,000 साल करोड़ पहले थी? अगर ऐसा है तो हम उस जवान ट्विन को पहचानेंगे कैसे? इस साइंटिस्ट को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड भी आईनों का हॉल है और ब्रह्मांड फाइनाइट भी है। इन्हें इसका साइज और इसकी शेप भी मालूम है। आप ये मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है। स्पेस उसके चारों ओर लिपटा है, जिससे हर दीवार सामने वाली दीवार के लिए एक पैसेजवे थी। अगर मैं चारों ओर देखूं तो मुझे अपना टूटा फूटा चेहरा नजर आएगा, जैसे एक की कई कॉपीज। फिर हर वर्जन वक्त में पीछे चला जाएगा, बीते हुए टाइम में। तो क्या हमारा ब्रह्मांड सचमुच आईनों का हॉल है? एस्ट्रोनॉमर्स तो कई साल से गैलेक्सीज के रिपीटिंग पैटर्न्स देख रहे हैं। उन्हें तलाश है ब्रह्मांड के छोर की, मगर वो उन्हें आज तक नहीं मिला। जॉन पियर लुमिने पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये बचपन से ही ब्रह्मांड की शेप को लेकर फैसिनेटेड है। मुझे बचपन से ही कुदरत की बनाई शेप बहुत पसंद है। हम ये भी तो मान सकते हैं कि जिस तरह से स्पाइरल वाला घोंगा होता है, वैसे ही स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं। ठीक है, मेरा सवाल है कि ये शेप हमें आसमान में भी क्यों नहीं दिखती? जॉन पियर के मन में ब्रह्मांड की शेप पता लगाने का जुनून जागा एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस बेमिसाल थियरी के बाद। उनकी रिलेटिविटी की थियरी से साफ था कि स्पेस एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जिसकी शेप को डिफॉर्म किया है मैटर और एनर्जी। आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड एक फ्लैट शीट है जो इन्फिनिटी की ओर स्ट्रेच कर रहा है, मगर यह भी तो हो सकता है कि फाइनाइट हो और अपने आप में ही सिमटा हो। जॉन पियरी को लगा कि वो एक फाइनाइट और इन्फिनिट ब्रह्मांड के बीच फर्क बताने के लिए एक बड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ब्रह्मांड के तौर पर ले सकते हैं। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ब्रह्मांड की आज से 1370 करोड़ साल पहले की तस्वीर मिलती है। एक गर्म लिक्विड जो बिग बैंग के आफ्टर शॉक से वाइब्रेट कर रहा था, वैसे ही जैसे बाथटब में पानी के बुलबुले निकलते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड भी कई लिहाज से एक पियानो या ड्रम की तरह वाइब्रेट करता है। मिसाल के तौर पर ये बिग बैंग है। ये कई तरह की हार्मोनिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। ठीक है, इसमें हमारे पास है कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक्स जिनसे पिच मिलता है, और उसके बाद है कुछ और हार्मोनिक्स। जाहिर है हम जो आवाज सुनते हैं वो इन सबका मिक्सचर होती है, इन सारे हार्मोनीज का। मगर हम कितने हार्मोनिक्स सुन पाते हैं, ये पियानो के साइज पर डिपेंड करता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज फाइनाइट होता है और इसके स्ट्रिंग भी उस स्ट्रिंग के साइज की वेवलेंथ के हिसाब से ही वाइब्रेट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारा ब्रह्मांड भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ पर वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसका साफ मतलब है कि उसका साइज भी फाइनाइट है। जब जॉन पियर ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिपल्स को एनालाइज किया, तब उन्हें पता लगा कि लंबी वेवलेंथ वाली रिपल्स वाकई गायब हैं। इस बात ने हमें भी चौंकाया था, क्योंकि कई वेवलेंथ्स, फ्लक्चुएशन और लो टोन्स गायब थे। वो लो नोट्स जो कुछ इस तरह के हैं, ओके, वो कॉस्मिक म्यूजिक से गायब थे। जॉन पियर को म्यूजिक से जुनून की हद तक लगाव है और इससे ही उन्हें पता लगा कि ब्रह्मांड शायद फाइनाइट है। मगर उसकी शेप कैसी हो सकती? जॉन पियर ने कई महीने तक उस फाइनाइट ब्रह्मांड की अलग अलग शेपों का बड़ी बारीकी से अंदाजा लगाया। उस शेप का जिसमें बिल्कुल उस तरह के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वाइब्रेशंस हो रही हों, और अंत में उन्हें एक परफेक्ट फिट मिल भी गया। यह है 12 साइडेड डोडेकाहेड्रन, एक फुटबॉल। मेरे हाथ में अभी दो अलग अलग तरह की डोडेकाहेड्रन है।
पहला तो एक आम डोडेकाहेड्रन है जिसमें 12 पेंटागोनल फेसेस को एक सिमेट्रिकल मैनर में जोड़ दिया गया है। हम इस फिगर को तो जमाने से पहचानते हैं, आप भी देख सकते हैं कि ये पेंटागन बिल्कुल फ्लैट है, ओके। मगर यहाँ इस स्फीयर पर अलग किस्म की टाइलिंग है। ये देखिए, ये पेंटागन मुड़े हुए हैं, ओके। इसे हम स्फेरिकल डोडेकाहेड्रन कहते हैं। अगर जॉपियर का अंदाजा सही है तो ब्रह्मांड की शेप 6 साइड वाले एस्ट्रॉइड्स गेम क्यूब से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की 12 साइड्स हैं और उसका हर फेस सामने वाले पेंटागन से मिलता है। मगर यहां भी एक ट्विस्ट है। ये देखिए, ये छोर भी इसके सामने वाले छोर जैसा ही है। अगर कोई यहां तक आता है तो वो दूसरी तरफ से अपने स्पेस में जा सकता है, मगर उसे साथ में 36 डिग्री पर घूमना पड़े। अगर ब्रह्मांड भी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा डोडेकाहेड्रन है तो लाइट उसमें बड़ी तेजी से जाएगी और हमें आसमान में अलग अलग जगह पर पृथ्वी की दर्जनों ट्विस्टेड कॉपीज नजर भी आएंगी। लेकिन अगर जॉपियर के डोडेकाहेड्रन के छोर एक दूसरे से कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुए तो उनसे निकलने वाले फेंट रिफ्लेक्शंस बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर की नजरों से बच निकले होंगे। और अगर वो पृथ्वी से 1370 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से ज्यादा हो तो हमारी नजरें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के उबलते सूप के पार देख भी नहीं सकती। जैसे ही जॉपियर ने अपने नतीजों का ऐलान किया, नील कॉनिश उनके उस विशाल फुटबॉल के निशान ढूंढने लगे। ये नासा के स्पेसक्राफ्ट WMAP से जुड़े एक बड़े अहम साइंटिस्ट हैं जो पिछले 5 साल से बड़ी बारीकी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीरें ले रहा है। ये डोडेकाहेड्रन पर बेस्ड ब्रह्मांड का एक मॉडल है। इसके अंदर एक बलून है जो हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये ऐसा होगा जिसमें बलून काफी छोटा है, तब उस स्पेस में हमें कोई ऐसे निशान नहीं मिलेंगे जिनसे लगे कि हम एक फाइनाइट ब्रह्मांड में रह रहे हैं। लेकिन अगर हमें नजर आने वाला ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसके किनारे डोडेकाहेड्रन के किनारों से छू रहे हैं, तब वो लाइट बड़ी आसानी से यहां वहां जाएगी और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। अब हमारे पास माइक्रोवेव आसमान में उसी तरह के मैचिंग सर्कल्स हैं जहां दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल इस नीचे वाले सर्कल से मैच कर रहा है। हमने WMAP सैटेलाइट से मिले माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को तो देख लिया, मगर हमें वहां मैचिंग सर्कल्स का वो पैटर्न नहीं मिला। मगर जॉपियर लुमिने अपने फुटबॉल वाले ब्रह्मांड की बात से पीछे हटने को राजी नहीं। उनकी इस बात से एक जंग शुरू हो गई है और वो दुनिया भर में फैल गई। लोग कड़ी मेहनत से काम करने लगे। दांव पर उस दुनिया का सच लगा था जिसमें हम रहते हैं। हम कहां से आए हैं और क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? आइंस्टाइन ने कहा था कि सिर्फ 2 चीजें इन्फिनिट हैं, ब्रह्मांड और इंसान की बेवकूफियां। मगर उन्होंने यह भी कहा था कि वो ब्रह्मांड के बारे में दावे से ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें ऐसे सुराग मिलने लगे हैं जिनसे लगता है कि शायद हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो था ही नहीं। ये एक डरा देने वाली सोच है। मगर इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उस हद के पार आखिर क्या है, हमें जरूरत है सबूतों की। ग्लेन स्टाकमैन क्लीवलैंड की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक कनाडियन फिजिसिस्ट है। इन्होंने उस सबूत की तलाश में डेटा एनालिसिस को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आप इन्हें इंफॉर्मेशन जंगी कह सकते हैं। ग्लेन पिछले साल से WMAP प्रोब से मिले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा की छानबीन कर रहे हैं। वो नील कॉनिश के साथ जॉपियर लुमिने के इस प्रिडिक्शन की जांच कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का आकार 12 साइडेड फुटबॉल जैसा है। मुझे अगर डोडेकाहेड्रन के सर्कल्स के वो पैटर्न मिल जाएं जिनके बारे में कहा गया है कि वो डोडेकाहेड्रन के छोटा होने पर बनते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। मगर इनका अंदाजा है कि हमारे फुटबॉल वाले ब्रह्मांड के किनारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मुकाबले ज्यादा करीब है, क्योंकि वो हमारे व्यू को रोकती है। ग्लेन को लग रहा है कि उन्हें ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक तरीका मिल गया है, भले ही वो हमारी देखने की सीमा के
पार ही क्यों ना हो। हमें इस बात को समझना होगा कि हम स्फीयर पर हॉट और कोल्ड स्पॉट्स के जो पैटर्न्स देख रहे हैं वो असल में क्या है। क्या ये वो साउंड वेव्स हैं जो उस वक्त से ब्रह्मांड में घूम रही हैं जब ये काफी छोटा था? तो हम इसे ड्रम के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करने जैसा मान सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रेच कर रहा था उस वक्त ये ड्रम को थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा था। अलग अलग आकार के ड्रमों की तरह अलग अलग आकार के ब्रह्मांड भी शुरुआती ब्रह्मांड पर अलग अलग तरह के पैटर्न बना रहे थे। अब हम एक काम करते हैं कि अलग अलग तरह के शेप और साइज के ड्रम्स लेकर देखते हैं। हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है। टॉम ने इसे सेट कर रखा है और जब भी हम कोई आवाज करेंगे तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके निशान नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोल्ड ड्रम से। और अब बजाते हैं ये हार्ट शेप ड्रम। यकीनन इसकी आवाज थोड़ी अलग थी। और अब बारी है स्टार शेप्ड ड्रम की। जब हमने उन तीनों छोटे छोटे ड्रमों के पैटर्न्स को सुपर इंपोज किया तब हमें दिखा कि वो एक जैसे नहीं है। सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं और हम साफ देख सकते हैं कि तीनों के पैटर्न कैसे हैं। इसी तरह से हम एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर की मदद से ब्रह्मांड की अलग अलग आवाजों को देखकर ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शेप कैसी है। ग्लेन के एनालिसिस में इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है कि इन्हें लगता है कि सही जवाब पाने में शायद कई साल लग जाए। अगर हमें जॉन पियर का डोडेकाहीड्रन मिल गया तो हमें बहुत खुशी होगी। वो वैसा ही होगा जैसे ये पता लगने पर हुआ था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं गोल है। मगर ये साइंटिस्ट तो इस बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए डेटा मिलने का भी इंतजार नहीं करना चाहते। एंडी ऑल्ब्रेक्ट यूसी डेविस में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये दावे से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड फाइनाइट है। ये तो ये भी मानते हैं कि इन्होंने इसके साइज का अंदाजा लगा लिया है। एंडी ने बिग बैंग के बाद के पलों की स्टडी की जब ब्रह्मांड एनर्जी का एक बेतरतीब गोला था। अचानक ही इन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसने ब्रह्मांड को बड़ी तेजी से फुलाना शुरू किया और वो करीब 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। सेकंड के कुछ ही भाग बाद सारा स्पेस और मैटर फैल गया। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि वो इन्फ्लेशन आज भी हो रहा है। जब हम इन्फ्लेशन के तरीके के बारे में सोचते हैं तो उससे लगता है कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट है। इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने जब इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा कि उस इन्फिनिटी का मतलब क्या है तो मुझे यही लगा कि शायद उसका कोई मतलब नहीं है। फिर एंडी ने एक नई थियरी इन्फ्लेशन विदाउट इन्फिनिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। इसका दिमाग चकरा देने वाले मैथमेटिक्स हमारे आज के ब्रह्मांड के बनने के पहले के फिजिक्स के नियमों को डील कर रहा था, मगर उसके कोर में आकर सब कुछ बुलबुले में बदल गया। एक रैंडम प्रोसेस से वो बुलबुला बना जो आज हमारा ब्रह्मांड है। अब मैं भी उसी रैंडम प्रोसेस से बुलबुले बना रहा हूं। इन्फ्लेशन का ट्रेडिशनल नजरिया तो यही है कि बुलबुला लगातार फूलता ही जाएगा, मगर एंडी ने किंडरगार्टन में जो सबक सीखे थे उनसे ये जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। एक हद तक फूलने के बाद बुलबुले फट जाते हैं। एंडी मानते हैं कि इन्फ्लेशन भी उस वक्त रुक गया होगा जब ब्रह्मांड एक खास साइज तक पहुंच गया था, और इनकी ये पायोनियरिंग थियरी उस साइज के बारे में बताती। ब्रह्मांड उस साइज से करीब 20% बड़ा है जो आज हम देख रहे हैं। जब मैंने इन आइडियाज पर पहली बार सोचना शुरू किया तब लगा कि इन्फिनिटी से इतनी छोटी चीज तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस चीज तक जो बहुत कम बड़ी है उससे सिर्फ 20% ही बड़ी है जिसे हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर एंडी की नई थियरी सही है और वाकई इन्फ्लेशन लगातार नहीं हो रहा तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा नजर आएगा, एक बड़ा सा बुलबुला जिसके चारों ओर ढेर सारे छोटे छोटे बुलबुले हैं। ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि हमें नजर आने वाले ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बराबरी से फैलने की वजह इन्फ्लेशन ही है, मगर ब्रह्मांड में कई जगहें ऐसी भी होंगी जहां कभी इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। अगर उनका पता लगा लिया तो आप ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने वाले पहले शख्स होंगे।
रात के आसमान में तो लाइट का ये डांस जाने कब से चल रहा है। इसने इंसानों को हजारों साल तक आकर्षित किया और उनसे ही देवता बने, मिथ बनी और फिर साइंस भी बना। लेकिन अब हमें आसमान के कुछ अनोखे मूवमेंट्स के हिंट्स भी मिलने लगे। अगर उनका पता कर लिया जाए तो वो इस बात के पुख्ता सबूत होंगे कि ब्रह्मांड का छोर है। साशा कैशलिंस्की नासा के एस्ट्रोनॉमर हैं। इनका दावा है कि इन्हें आसमान में मूवमेंट का एक बड़ा ही अनोखा पैटर्न मिला और वो इतना अनोखा है कि वो भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को उसी तरह से बदल देगा जैसे कभी बिग बैंग ने बदला था। हम अभी इस ग्लेंडेल गोल्फ कोर्स में हैं, जो नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के करीब है, और हम यहाँ पर बिग बैंग देखने आए हैं। चलिए पहले यही करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सारी गेंदें अपने म्यूचुअल सेंटर से दूर चली गई। आज जब एस्ट्रोनॉमिस्ट्स रात के आसमान को देखते हैं तो उन्हें एक एक्सप्लोसिव शुरुआत के बाद गैलेक्सीज का चारों ओर बराबरी से फैलना नजर आता है। मगर साशा ये पता लगाना चाहते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, ताकि इन्हें पता लग सके कि कोई सटल डिविएशन तो नहीं है। इन्होंने इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जो तभी होता है जब गैलेक्सीज के झुंड आपस में टकराते हैं। उनके चारों ओर की गैसें करोड़ों डिग्री पर गर्म हो जाती हैं और जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की लाइट उन गर्म गैसों से गुजरती है तो वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाती है। उसमें कितना बदलाव आता है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि गैसें और उसके बीच की गैलेक्सीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। मगर वो बदलाव बहुत छोटा होता है और बैकग्राउंड के शोर में पूरी तरह से दब जाता है। उन गैलेक्सीज के हर अलग अलग झुंड के लिए ये मात्रा बहुत ही कम है और वो उस शोर के नीचे दब भी जाता है। अगर वो झुंड काफी बड़ा हो तो वो दबाव शोर को दबा भी सकता है, मगर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। साशा ने बड़ी बारीकी से गैलेक्सी के झुंड की एक लिस्ट बनाई और मदद ली एक ऑर्बिटिंग एक्सरे टेलीस्कोप। इन्होंने जमीन पर लगे टेलीस्कोप से उनकी सही जगह का पता लगाया और फिर इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ लाइन अप किया। जब हमने पहली बार वो नतीजे देखे तो हम भी चौंक गए। हमें इतनी हैरानी हुई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। हमने 1 साल से ज्यादा वक्त उन डेटा की जांच की, हर बात को चेक किया, क्योंकि वो बात हमारी समझ में आ ही नहीं रही थी। साशा के डेटा से जो पता लगा वो यकीन के काबिल ही नहीं था। हर गैलेक्सी का झुंड वो आसमान में चाहे जहां भी था, ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रहस्यमय अट्रैक्टर की ओर खींचे जा रहे हैं, नजर आने वाले छोर के पार। उन्होंने उसे डार्क फ्लो कहा। हमने उसे डार्क फ्लो कहा क्योंकि ब्रह्मांड में मैटर की जो मात्रा हम जानते हैं उससे तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर साशा को वो चीज नहीं दिखी जो गैलेक्सीज को एक तरफ खींच रही थी, तो फिर वो आखिर कैसे हो रहा था? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड का छोर है। अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं तो पहले तो आपको यही लगेगा कि दुनिया फ्लैट है क्योंकि आप वही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा दूर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो देख रहे थे दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। जब से आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की बात की है तभी से कॉस्मोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वो एक पुटिंग ग्रीन जैसा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर डार्क फ्लो शायद ये बता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक फाइनाइट स्पेस है, अजीबोगरीब इलाकों से घिरा हुआ। मतलब ये बिग बैंग भी एक फ्लैट सरफेस पर हुआ था। तो आइए अब हम दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये गेंदें बिखर तो गई हैं, मगर इन्हें एक और वेलोसिटी मिली है जो सतह की ढलान से जुड़ी है। वो सारी गेंदें एक साथ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया के इस हिस्से में ढलान की ओर बढ़ी। साशा की गैलेक्सीज के ब्रह्मांड में एक तरफ होने वाले इस कलेक्टिव सिस्टमैटिक मूवमेंट वाली खोज ने कॉस्मोलॉजी को दंग कर दिया था और कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया था।
मगर ये मोहतरमा मानती हैं कि डार्क फ्लो तो होना ही था और इनके आइडियाज तो साशा के आइडियाज से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये मानती हैं कि इनके पास इस बात के सबूत हैं कि दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की ओर आ रहा है और उसे छूने लगा है। साइंटिस्ट्स को गैलेक्सीज के एक रहस्यमय डार्क फ्लो का पता लगा जिससे वो ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ी जा रही थी। इसकी एक वजह तो यह हो सकती थी कि शायद सबसे दूर के तारे के पार हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जो उससे बिल्कुल अलग हो, जिसे हम जानते हैं। मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। डार्क फ्लो उस दूसरे ब्रह्मांड का सबूत हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा है। और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरा मर्सिनी हॉटन भी यही मानती हैं। इस सोच के बीज तो कई साल पहले ही डाल दिए गए थे जब इन्हें लगा कि इनके मन में ब्रह्मांड को लेकर एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से तो ब्रह्मांड को होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि एक बिग बैंग से ब्रह्मांड शुरू होने के चांसेस 10 में से 1 हैं और उस 1 के बाद भी हमें 10 जीरो लगाने पड़ेंगे और उनके बाद 123 जीरो और, मतलब वो संभावना तो ना के बराबर ही है। हमें जब भी साइंस में ऐसा कोई जवाब मिलता है जो नामुमकिन सा लगे या लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तब इसका मतलब यही होता है कि हमने बेसिक्स में ही कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर लॉरा के पास एक आइडिया है जिससे वो बिग बैंग को एक ऐसी अनोखी घटना बनने से रोक सकती है। उसे आप गैम्बलर्स हंच भी कह सकते हैं। अगर आप किसी स्लॉट मशीन पर खेल रहे हो तो उसमें जैकपॉट जीतने की उम्मीद 10 लाख में से 1 की होती है और शायद दिन भर खेलने के बाद भी आप वो न जीत पाए। लेकिन अगर सारी दुनिया में 700 करोड़ लोग भी अपनी अपनी स्लॉट मशीन पर खेलें तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर कुछ सेकंड पर जैकपॉट जीतेगा। लॉरा को लगा कि थियोरेटिकल फिजिक्स की एक ब्रांच से बिग बैंग को एक श्योर बेट बनाया जा सकता है। वो थी स्ट्रिंग थियरी। सच्चाई को समझने का यह नजरिया कहता है कि रियलिटी के आम 3 डायमेंशंस के अलावा स्पेस के 7 छिपे हुए और डायमेंशंस हैं जो आपस में इस कदर लिपटे हुए हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। हम उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को लपेटना शुरू कर सकते हैं, उन 7 डायमेंशंस को, और उसके लिए कई तरीके भी हैं। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स का कहना है कि सिर्फ एक ही 3 डायमेंशनल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि इस तरह के कई 3 डायमेंशनल वर्ल्ड्स हैं। सच तो यह है कि स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स को लगता है कि इन डायमेंशंस को अरेंज करने के 10 to the power of 500 पॉसिबल तरीके हैं। मतलब एक के पीछे लगे 500 जीरोस, वो हमारे बिग बैंग के ऑड्स के मुकाबले तो काफी बड़ी गिनती है। हम ब्रह्मांड के जन्म के बारे में कोई सवाल तभी पूछ सकते हैं जब एक मल्टीवर्स स्ट्रक्चर हो और हमारा ब्रह्मांड उसी से पैदा हुआ हो, एक ऐसा लैंडस्केप जिसमें कई पॉसिबल प्लेसेस हों और उस मल्टीवर्स से ही एक ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। अगर इन लिपटे हुए डायमेंशंस के ये सारे बॉल्स एक एनर्जी साइट हैं, तो इनमें से किसी एक में बिग बैंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। सच तो यह है कि ये ऑड्स इतने अच्छे हैं कि लॉरा ये शर्त भी लगा सकती है कि इस लैंडस्केप में कई बिग बैंग हुए और इसमें कई ब्रह्मांड भी हैं। आप इस मल्टीवर्स लैंडस्केप को अपनी कल्पना का एक सबसे बड़ा होटल मान सकते हैं। एक ऐसा होटल जिसमें 10 to the power of 500 कमरे हैं। हर कमरे को एक मेहमान का इंतजार है। हर कमरा उस लैंडस्केप की एक एनर्जी साइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा होगी जो उन कमरों में रहना चाहते हो। मैं एक कमरे में गई तो देखा कि उस एनर्जी साइट पर पहले से ही कोई है। जब कोई ब्रह्मांड उस एनर्जी साइट में पैदा होता है, तब शुरू में उस एनर्जी साइट में कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं आ सकता। फिर मैं अगले कमरे में चली गई।
आखिर में मुझे एक खाली कमरा मिला, मगर वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म था और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। मगर उस कमरे में जाने के बाद मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, दरवाजा बंद हो चुका था। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड भी होटल के एक कमरे जैसा है, तो क्या हम साथ वाले कमरे में रह रहे मेहमान का पता नहीं लगा सकते? वो दिमाग हिला देने वाला सबूत भी इस छोटे से ब्लू पैच जितना ही सटल है। 2007 में WMAP स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा से यह कंफर्म हो गया कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक अनोखा कोल्ड स्पॉट है। अगर मुझे स्पेस का कोई खाली रीजन मिलता है तो वो कोल्ड टेम्परेचर रीजन ही होगा। इस कोल्ड स्पॉट के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि आसमान का वो हिस्सा बिल्कुल खाली है और ब्रह्मांड का अनोखा रवैया तभी नजर आता है जब इसके अलावा कोई और फोर्स भी काम कर रही हो। लॉरा मानते हैं कि कोल्ड स्पॉट वो सबूत है जो कि साबित करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बेहद करीब एक दूसरा ब्रह्मांड भी है और उसका विशाल मास हमारे ब्रह्मांड के छोर से मैटर को खींच रहा है। अगर मेरे साथ वाले कमरे में कोई भारी चीज रखी हो या हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड को ही लीजिए, तो हम उसके ग्रेविटेशनल पुल को तो महसूस कर सकते हैं, पर शायद उसे देख नहीं सकते। मगर एक और ब्रह्मांड की बात ही इतनी अनोखी है कि इस थियोरी को सिर्फ एक कोल्ड स्पॉट से साबित नहीं किया जा सकता। लॉरा को इसके लिए और सबूत चाहिए।